आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बेसिकली आपने सुना होगा कि टोटल देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। अगर आप बिजनेस टैक्सेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो राइट, तो उसमें टोटल देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। उसमें से एक हेड्स ऑफ इनकम है दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो उसके बारे में आज हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के जो आपको टॉपिक रहने वाले दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यूनिट एंड कैलकुलेशन ऑफ जीएवी दैट इज़ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आज के लेक्चर में ये दो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स एक्ट की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 22-27 में इनकम टैक्स एक्ट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। तो उसी में से सेक्शन नंबर 22 है, उसको इस यूनिट में चार्जेबिलिटी सेक्शन बोलते हैं दैट इज चार्जेबिलिटी सेक्शन 22। और ये सेक्शन किसके बारे में कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो हेड है उसमें टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कब कैलकुलेट किया जाता है। टोटल देर आर 3 कंडीशंस ए, बी और सी। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तब आप इस हेड में टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो हाउस प्रॉपर्टी की। और उसमें भी जो कंडीशन नंबर ए एंड कंडीशन नंबर बी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद ही आप इस हेड में टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो ये बेसिक दो कंडीशन कौन कौन सी है, तो देखो दैट इज कंडीशन नंबर 1। क्या लिखा है उसमें, द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयरटू। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो ये कंडीशन नंबर 1 जो आपको क्या बोल रही है दैट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक वो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना चाहते हो तो कंडीशन नंबर 1 क्या है कि हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। और हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एंड कंडीशन नंबर 2 है, वो कौन सी है देखो दैट इज द असेसी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इस हेड थ्रू जो भी टैक्सेबल इनकम आएगा उस पर टैक्स कौन पे करेगा, उसी हाउस प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा वो। तो दिस आर द बेसिक 2 कंडीशन राइट विच शुड बी सेटिस्फाइड फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंडीशन नंबर 3 के बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करने वाले हैं, तो अभी इसको थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। पर फर्स्ट सेक्शन 22-27 इनकम टैक्स एक्ट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है वो बता रहा है। और उसमें भी जो फर्स्ट सेक्शन आएगा 22 चार्जेबिलिटी सेक्शन 22, वो क्या बोल रहा है कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी देन एंड देन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो सकता है, अदरवाइज इस हेड में वो इनकम आएगा ही नहीं। तो दोनों बेसिक ओवरऑल कंडीशन क्या है, एक तो वो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए एंड नंबर 2 कि हाउस प्रॉपर्टी पे फिर जो भी इनकम होगा उसका टैक्स कौन पे करेगा। सिंपल सी बात है, ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, एज यूजुअल मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि बेसिक 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट किया जा सकता है। और वो 2 कंडीशन कौन सी थी, एक कि वो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए एंड नंबर 2 कि वो ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के पास से वो आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम का। तो हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है। तो सी हियर, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा उसको, तो क्या लिखा है उसमें। ओके, हाउस प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखा है कंस्ट्रक्शन। तो हाउस प्रॉपर्टी अगर कहलाना है किसी भी चीज़ को तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट तो वो कंस्ट्रक्शन कुछ हुआ होना चाहिए थोड़ा बहुत राइट। एंड नंबर 2 क्या है, रेसिडेंट एंड कॉमर्शियल। तो कोई लैंड है अगर उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है आइदर फॉर रेसिडेंशियल पर्पस और फॉर कॉमर्शियल पर्पस, दोनों को हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका हाउस प्रॉपर्टी है तो वो एक कंस्ट्रक्शन है और वो किस पर्पस के लिए,
रेसिडेंट पर्पस के लिए, राइट, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। नंबर 2, कॉमर्शियल पर्पस के लिए कंस्ट्रक्शन किया है तो उसको भी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप बाजार में जाते हो तो अलग अलग टाइप्स की आप शॉप्स देखते हो, जो आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन किया है इसका, राइट, तो उस शॉप को भी आप हाउस प्रॉपर्टी को बोलोगे एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। दैट इज टू, ये दो आपको बातें याद रखनी है कि इफ कंस्ट्रक्शन इज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एज वेल एज फॉर कॉमर्शियल पर्पस, बोथ आर कंसिडर एज अ हाउस प्रॉपर्टी इन इनकम टैक्स एक्ट। अब अलग अलग टाइप की हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उसमें टाइप नंबर 1 आप देखो यहाँ पे, दैट इज लेट आउट फॉर एनी पर्पस। तो लेट आउट का मतलब क्या होता है? अ थिंग विच इज गिवन ऑन रेंट टू अदर पर्सन फॉर अर्निंग इनकम। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है और वो इनकम अर्न करने के लिए उसकी जो ओनरशिप वाली हाउस प्रॉपर्टी है वो किसी और को यूज़ करने के लिए देता है ताकि उसके थ्रू थोड़ा बहुत इनकम जनरेट हो पाए, तो उस वाली हाउस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। और क्या लिखा है यहाँ पे देखो, दैट इज फॉर एनी पर्पस, मतलब वो सामने वाले पर्सन को रहने के लिए रेसिडेंट पर्पस के लिए दे रहे तो भी, या फिर बिजनेस करने के लिए दे रहे तो भी, दोनों कंसिडर किया जाएगा। तो लेट आउट फॉर एनी पर्पस, उसमें कौन सी हाउस प्रॉपर्टी आएगी? ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो ओनर ने किसी और पर्सन को रेंट पे दिए ताकि उससे कुछ इनकम जनरेट किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 2 है, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज फॉर ओन रेसिडेंस। तो जैसे आपका हाउस प्रॉपर्टी है तो वो एक हाउस प्रॉपर्टी है रेसिडेंट पर्पस के लिए, और आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड, आपने ऑक्यूपाई करके रखा है, तो उस वाले हाउस को भी हम हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे, पर उसका टाइप्स कौन सा होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो एक होता है लेट आउट कि एक ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे दे रखी है, एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहते हो, तो दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। पॉइंट नंबर 3, और दैट इज डिफरेंट वन, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, दैट इज अ लैंड अपॉर्टेनेंट टू हाउस प्रॉपर्टी। तो अपॉर्टेनेंट का मतलब क्या होता है? अटैच, जुड़ा हुआ। तो कुछ हाउस प्रॉपर्टी आपने देखे होंगे कि टोटल जो लैंड एरिया होता है उसमें साइड में एक कॉर्नर पे पूरा हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, और उसके सामने गार्डन एरिया, पार्किंग एरिया, अलग अलग टाइप्स का वो एरियाज होता है, और वो लैंड होती है। पर वो लैंड किसके साथ अटैच है? हाउस प्रॉपर्टी के साथ। तो जब ऐसी कोई लैंड हो जो हाउस प्रॉपर्टी के साथ अटैच है, तो उसको भी हम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट कंसिडर करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है कि ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जिसके साथ लैंड एरिया अटैच है, तो वो लैंड का जो एरिया वो भी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाएगा। दैट इज पॉइंट नंबर 3। तो हाउस प्रॉपर्टी में 3 टाइप्स की हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, और उसमें भी हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। थर्ड वन इज कि एक लैंड एरिया होगा जो हाउस प्रॉपर्टी के साथ अटैच है, तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4, अब इसको हम हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। देखो यहाँ पे मैंने ब्रॉन्ग का साइन करके रखा है, उसका मतलब क्या है? इट इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी। ओके, क्या है देखो, हाउस प्रॉपर्टी विच इज यूज फॉर ओन बिजनेस। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और उसका यूज आप खुद का बिजनेस ऑपरेट करने के लिए या फिर प्रोफेशन को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हो, तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा इस हेड थ्रू। एंड लास्ट वन इज अ लैंड ऑनली, मतलब अगर कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ है तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है ही नहीं। लैंड पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन होना चाहिए तब भी उसको हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। अदरवाइज अगर सिर्फ लैंड है, वो आप रेंट पे देते हो, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, जो मैंने अभी बातें डिस्कस की थी वही मैंने अलग अलग यहाँ पे पिक थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो देखो पॉइंट नंबर 1, दैट इज लैंड एरिया, मतलब अगर कोई सिर्फ लैंड है तो दैट इज हाउस प्रॉपर्टी माना जाए उसको नहीं। अभी प्रीवियस स्लाइड में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इफ ओनली लैंड इज देयर
then it will not be considered as a house property. Okay. Point number 2, हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब एक ऐसा हाउस प्रॉपर्टी है जिसका आप यूज कर रहे हो खुद का बिजनेस ऑपरेट करने के लिए या खुद का प्रोफेशन रन करने के लिए, तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी को भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट, लेट आउट गिवन ऑन रेंट, मतलब आपके पास 2-3 हाउस प्रॉपर्टी है तो हो सकता है कि एक आप खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखो और रिमेनिंग 2 हाउस प्रॉपर्टी है वो आप रेंट पे दे सकते हो, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। और उसको क्या बोलेंगे, हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट और विच इज गिवन ऑन रेंट बाय ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी टू अदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम। इनकम अर्न करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी का ओनर किसी और को अपना हाउस प्रॉपर्टी यूज करने के लिए देता है, तो उसी को हम बोलेंगे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाएगा। फॉर ओन रेसिडेंस, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी ऐसा भी होगा खुद का जिसमें आप खुद रिसाइड कर रहे हो, खुद रह रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। प्रीवियस स्लाइड में अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। एंड लास्ट वन इज देखो दैट इज लैंड अपरटेनेंट टू हाउस प्रॉपर्टी, तो देखो ये हाउस प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको और उसके साथ देखो यहाँ पे बैठने की जगह है, यहाँ पे कार पार्किंग है, यहाँ पे ये गार्डन है, तो हाउस प्रॉपर्टी के साथ अटैच लैंड है ये वाला, वो भी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाएगा। तो दिस 3 आर द पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एंड प्रीवियस स्लाइड में जो ये 2 है दैट इज लैंड ओनली एंड हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, ये दोनों हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है जो मैंने पिक थ्रू आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट स्लाइड देखो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अगर हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट और हम डिटेल में डिस्कस करें। ओके, तो देखो यहाँ पे कौन सा पिक दे रहा है आपको, ब्रिक्स का, नेक्स्ट स्टोन का, एंड लास्ट वन है मड। मड का मतलब क्या है, जो कच्ची मिट्टी का हाउस प्रॉपर्टी बना हुआ होता है वो। तो यहाँ पे ये मैटर ही नहीं करता कि हाउस प्रॉपर्टी किस तरह से बना है, ब्रिक का यूज़ करके बना है आपने, स्टोन का यूज़ करके आपने हाउस प्रॉपर्टी बना है, या फिर मड का हाउस प्रॉपर्टी मतलब कच्ची मिट्टी का हाउस प्रॉपर्टी, डजंट मैटर। अगर तीनों, चाहे आप ब्रिक्स यूज़ करो, स्टोन यूज़ करो या मड यूज़ करो, डजंट मैटर, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो कल उठ के कोई ये नहीं बोल सकता कि देखो मेरा तो हाउस प्रॉपर्टी है पर वो मड का है, मतलब कच्चा हाउस प्रॉपर्टी है, कच्ची मिट्टी का हाउस प्रॉपर्टी है, तो दैट इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी, वो कंस्ट्रक्शन है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। इवन स्टोन के केस में भी एंड ब्रिक के केस में भी। तो हाउस प्रॉपर्टी चाहे कैसे भी आपको कैसे ही आपने बनाया हो, ब्रिक्स का यूज किया हो, स्टोन का यूज किया हो, मड का यूज किया हो, तीनों हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्रिकेट का स्टेडियम है, राइट, तो वंस अगेन क्वेश्चन का सर इसको हाउस प्रॉपर्टी माना जाए या ना माना जाए, तो मैंने आपको बोला था कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं सिर्फ आप रह रहे हो वो आपका हाउस है, वही कॉमर्शियल पर्पस वाला कंस्ट्रक्शन भी हाउस प्रॉपर्टी का हिस्सा माना जाता है। तो ये देखो यहाँ पे लैंड एरिया है और फिर ये कंस्ट्रक्शन भी हुआ है पूरा, राइट, तो इसको भी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसमें रूफ तो है नहीं, छत तो है नहीं, तो डजंट नेसेसरी, हाउस एक लैंड है उस पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो रूफ होना छत होना जरूरी नहीं है, इसको हाउस प्रॉपर्टी आप मान सकते हो। तो क्रिकेट स्टेडियम इज ऑल्सो कंसिडर एज अ हाउस प्रॉपर्टी। वंस अगेन दूसरा इमेज देखो, एक कच्ची मिट्टी से बना हुआ हाउस प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ हाउस प्रॉपर्टी। एंड लास्ट वन, ब्रिक से हाउस प्रॉपर्टी बना है पर वो अभी वो कंप्लीशन के स्टेज में नहीं है, अभी वो बन के रेडी नहीं हुआ है, तो हाउस प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी तभी बोला जाएगा जब वो पूरा कंस्ट्रक्शन 100% कंप्लीट हुआ हो तब। अभी यहाँ पे देखो हाउस प्रॉपर्टी अभी बना तो है पर आप 80-90% अभी कंप्लीशन के स्टेज में, 100% उसका हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुआ है कंस्ट्रक्शन, तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी को आप हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। तो हाउस प्रॉपर्टी अगर 100% बन के रेडी है तब आप उसको हाउस प्रॉपर्टी बोल सकते हो, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी कंस्ट्रक्शन बाकी है या कुछ पेंट करवाना बाकी है, राइट, तो आप उसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, वो 100% कंप्लीशन वाला होना चाहिए कंस्ट्रक्शन। So that is meaning of house